बांट दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बच्चों को। देखिए हमने क्वेश्चन जो है करवा दिया है आपको। इसमें तो सारे क्वेश्चन नॉर्मल है। हाँ, कोई क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिएगा, बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं पूछता जा रहा हूं, फटाफट आप लोग बताते जाइएगा। ये लाइन बताएगी सरजू चौधरी वाली लाइन। खड़े हो जाइए। 8वें का आंसर क्या होगा? वाई अक्ष में बिंदु 5,3 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताइए। क्वेश्चन चेंज करते रहिए। अनिल अनिल पहले क्वेश्चन चेंज करते रहिए। अभी आप लोग और लोग बगल से देखें जिनको शीट नहीं मिली है। हाँ, क्या होगा? -5, 3 पूरा बोलिए। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। एक्स अक्ष में बिंदु 5,3 के प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या होगा? -5,3। सही बोला बच्चे ने? कौन सा? एक्स अक्ष में ना। हाँ, तो 5,-3 सही तो बोला था इन्होंने। गलत बोले थे? ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। गलत क्यों बोले थे? गलत बोला था ना बच्चे ने। आइए देखिए 10वें पे आइए। एक्स अक्ष में निम्न बिंदु के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। सरजू चौधरी, एक्स अक्ष में निम्न बिंदुओं के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। 3,5 का क्या होगा? 3,-5। 7,0 का बताइए। 7,0 ही रहेगा। अब देखिए तीसरे पे आइए। 18,-19 का क्या होगा? 18,-19। ठीक है। -7, -8 का बताइए। क्या होगा? -7,8 होगा, +8। ठीक है। बगल वाला आप बच्चा खड़ा हो जाए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। रेखा x बराबर 2 में बिंदु 5,3 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या होगा? -1,3। क्या ये सही बोल रहे हैं? एग्जैक्टली सही बोला है आपने। गुड। चलिए बैठ जाइए। 12 नंबर पे आइए, आंसर दीजिए। x बराबर 3 में बिंदु 4,8 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। 2,8 है। सही बोला बच्चे ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग की लाइन शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए बताइए। 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ दूं क्वेश्चन में। रेखा x बराबर 10 में बिंदु -14,7 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या होगा? क्या बाबू, क्वेश्चन कैसे चेंज होगा? अरे 13 लगा है, लेकिन तुरंत अब अगले क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। पहले वो क्वेश्चन आप लगाइए, अभी शीट बढ़ जाएगी। चलिए आइए, चलिए देखिए। किससे पूछा गया है? आपसे। आपने बताया 34,7 ये बता रही है बच्ची। 13 नंबर का आंसर दिया ना आपने। क्या बोला है? 34,7। क्या सही बोला इन्होंने? चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब बताइए 14 में आप बताइए। x इज इक्वल टू -5 बैठ के बताइएगा। में बिंदु 3,10 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या होगा? -13,10। सही बोला इन्होंने। -13,10। ठीक है। चलिए भाई आप बताइएगा। 15 रेखा x इक्वल टू 5 में बिंदु -10, -2 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हाँ, एक मिनट रुकिए। क्या कह रही है? लगाने से मतलब नहीं, कल आई थी ना क्लास में, तो बताना तो पड़ेगा। बताइए।
अब हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब गलत बात है। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो नहीं बताया है, सबने बताया, आपको भी बताना पड़ेगा। ओरल तक क्यों आप पेन मार्कर ये सब यूज कर रही हैं? सीधे मैंने क्या बोला था, x बराबर 5 कौन सा समीकरण है? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट कर लेंगे, तो यहां पर -2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो बस 5 का दुगना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से क्या घटा देंगे? -10 घटा देंगे, तो आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा ना, तो 20 -2, यही तो है। चलिए देखिए अगली बच्ची, हाँ आप लोग थे कल, न्यू स्टूडेंट तो नहीं है आप लोग? हाँ तो बताइए 16 का बताइए क्या होगा? -15 -3, सही बोला इन्होंने। -15 16 का 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। -25 -3, सही बोला इन्होंने। हाँ ठीक है, अब ये अगली बच्ची आप बताइए 17, y बराबर 10 में बिंदु 5,3 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। 15,3 बच्ची बोल रही है, बोलने दीजिए इनको। क्यों पेन वेन क्यों उठा रही हैं आप? पेन नहीं उठाना, आप सीधे देखिए y बराबर 10, ये किसका समीकरण है? x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, तो x कोऑर्डिनेट हम कांस्टेंट कर देंगे, तो 5 तो परिवर्तित नहीं होगा, बस 3 परिवर्तित होगा, तो क्या करेंगे? 10 दूना 20, 20 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा? 17। तो क्या हो गया इसका प्रतिबिंब का निर्देशांक? 5,17 हो गया, सही है, 5,17। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे। मूल बिंदु में बिंदु 5,3 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। 5,3 क्या है? क्या बात है बच्चा, हम ही पे डाल दिया ये क्वेश्चन, ओरिजिन वाला तो आपने बताया ही नहीं। देखिए, हाँ इसके पहले सारे पता है आपको, वेरी गुड। चलिए गलती हमारी, हम गलती सुधार देते हैं। देखिए एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, इसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका 5,3 होगा ये यहीं आएगा, यहीं आएगा, ये ओरिजिन है, तो इस तरीके से ये होना है, ये फिगर होना है। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा? -5, यही सेम रहेगा आपका, दोनों के साइन चेंज हो जा रहे हैं। क्या हो गया? -5, -3। ओरिजिन से जब चेंज होना है तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यहीं से है आपका, ठीक है, यहीं से मिरर है, तो यहीं इतनी ही दूरी पर तो ये यहाँ जाएगा, सेम यही सारे पॉइंट रहेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सही है। अभी पीएस में भी क्वेश्चन मिलेगा, अभी तो सिंपल सवाल है, पीएस में भी सवाल आएगा। अब आ जाइए टाइप 4 पे, टाइप 2 अभी रुकिए, अभी आइए टाइप 4 पे। आइए देखिए टाइप 4। टाइप 4 में सबसे पहले देख लीजिए रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप। रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप, हर एक बच्चा देखिए, हर एक बच्चा देखेगा रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या होता है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। फिगर अगर बना दें तो मान लिया एक रफ डायग्राम है, ये ऐसे बना दिया, ये रेखा है आपका, इस रेखा का समीकरण क्या है? x बाई ए प्लस वाई बाई
b इज इक्वल टू 1, जहां पर a क्या है, x अंतखंड है, यानी कि x इंटरसेप्ट है, और b क्या है, y अंतखंड है। y अंतखंड है, हर एक बच्चा देखेगा। अब इस ग्राफ में अगर दिखाएं हम a और b कहाँ है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये डिस्टेंस पूरी a है, ये डिस्टेंस पूरी क्या है, b है। समझ लीजिए, ये रेखा अक्षों को दो बिंदुओं पर काट रहा है। ये वाला जो आपका एक कटान बिंदु है जो x अक्ष पे है, और ये वाला किस पर है, y अक्ष पे है। तो ये आपका जो यहां मूल बिंदु से इस कटान बिंदु तक की दूरी जो होगी वो होगी आपकी a, जिसको बोलते हैं x अंतखंड, x इंटरसेप्ट। सही है, इंग्लिश में बोलिए, x इंटरसेप्ट a हो गया। और इस कटान बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो b होगी। इस b को क्या बोलेंगे, y अंतखंड, यानी कि y इंटरसेप्ट। ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को। अगर मैं सरजू चौधरी आपसे पूछना चाहूं इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सरजू चौधरी आप क्या बोलेंगे, a,0। वेरी गुड, x पे चली गई दूरी a हो गई और y पे चली गई दूरी 0 है, तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a,0 होगा। आ रहा है समझ में। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो वेरी गुड, यहां पर x वाली जो आपकी डिस्टेंस है वो 0 है, तो 0 कॉमा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर फिगर इस तरीके से बन जाए तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, साइन चेंज होगी। फिगर ऐसे भी बन सकता है कि नहीं, फिगर आपका ऐसे भी बन सकता है, कई तरीके हैं बनाने के, कई तरीके से फिगर बन सकता है। तो बस क्या होगा, साइन में ही फर्क आएगा, कहीं -a लेंगे, कहीं -b लेंगे, बस केवल साइन में फर्क आएगा। अगर यहां बात करें इस फिगर में, तो यहां का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0 हो जाएगा, और ये 0,b रहेगा ही। यहां लेंगे तो -a,0 और ये भी 0,-b रहेगा। बस a और b का साइन चेंज होगा, अगर फिगर आपका दूसरी तरफ से शिफ्ट हो रहा है तो केवल साइन चेंज होना है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा रेखा का समीकरण। अभी हमने दो रूप बताया था, एक मानक रूप बताया था और एक सामान्य रूप बताया था दो चीजें। अब एक नया तरीका आपके सामने आ गया है, रेखा का समीकरण मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, अगर आपने किसी रेखा के समीकरण को इस रूप में लिखा है, x/a प्लस y/b के रूप में, अगर x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के रूप में लिखा है, तो ये बोला जाएगा कि इस रेखा को आपने किस रूप में लिखा है, अंतखंड रूप में लिखा है। मानक रूप नहीं है ये आपका, यह जनरल भी फॉर्म नहीं है, ये आपका कौन सा है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। कई सारे फॉर्म आपको और भी मिलेंगे आगे, लेकिन अभी इसको सीखिए, इसको समझिए कि ये रेखा का समीकरण है आपका मानक रूप। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, समझ में आ रहा है, ये रेखा का समीकरण है मानक रूप। ए और बी क्या है, क्लियर हो गया। ये सब देखिए, सब नए टर्म है, जो पहली बार कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं उनके लिए तो टर्म सब नया है, अंतखंड और ये आपका निर्देशांक, ये सब तो नया शब्द है उनके लिए। तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा, जो भी हमारे नए बच्चे हैं जो पहली बार कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं उनको। तो ये देखिए, ये a जो होगा मूल बिंदु से इस कटान बिंदु तक की दूरी, यानी कि x इंटरसेप्ट होगा। ये जो b है मूल बिंदु से इस कटान बिंदु की दूरी है, यानी कि y इंटरसेप्ट है। इसलिए ये फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट यानी कि अंतखंड रूप है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। चलिए सीधे आप क्वेश्चन पे आएंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। हर एक बच्चा देखेगा। आइए, आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। लगाइएगा बाबू अनिल, शीट अब बांट दीजिए, अब शीट बांट दीजिए। रेखा 3x प्लस, दोबारा मत लीजिएगा शीट आप लोग, रेखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 द्वारा x अक्ष
तथा y अक्ष पर कटे बिंदुओं के निर्देशांक, सेम पैटर्न है। क्या करेंगे आप, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 लिखेंगे। ये कौन सा रूप है रेखा का, बताइए, मानक रूप है ना, ax प्लस बी वाई बराबर c, होता ना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को हम किस में लाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया है इस रेखा के x अक्ष और y अक्ष पर कटे बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो ये अंतःखंड रूप में लाने से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल भी है करना, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन अंतःखंड रूप में लाएंगे तो बहुत जल्दी आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। अंतःखंड रूप में लाने के लिए यहाँ 1 लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, 1 लाने के लिए सीधे 12 से भाग दे दीजिए, कुछ मत सोचिए, 12 से भाग दे दीजिए। तो 3x/12 हो जाएगा प्लस 4y/12 हो जाएगा, और ये 12/12 हो गया। 3 4 12, 4 3 12, सही है। तो ये आ गया x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 आया। साफ दिखाई दे रहा है a बराबर क्या है, 4 है, और b बराबर क्या है, 3 है। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं x अक्ष पर कटे बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू, बताइएगा। सीधे सीधे 4,0 हो जाएगा, सही है। और फिर इसी तरीके से y अक्ष पर कटे बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बताइएगा, 0,3। ये आंसर मांगा गया है आपसे, यही आपका आंसर देना था। देखिए फिगर अगर दिखाएं हम तो देखिए ये क्या है, 4 है, और ये क्या है, 3 है। भाई यही तो a और b है। अंतःखंड रूप लाने से आपको एक बार में पता चल जा रहा है कि ये वाली दूरी कितनी है। तो साफ दिखाई दे रहा है ये वाली दूरी 4 है और ये वाली दूरी कितनी है, 3 है। तो बिंदुओं का, कटे बिंदुओं का निर्देशांक अगर देना है x अक्ष और y अक्ष वाले, तो सीधे ये क्या हो जाएगा, 4,0, और ये हो जाएगा 0,3। ये हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। है कोई डाउट? आ रहा है सबको समझ में? है कोई समस्या तो बताइए। हो गया? और किसी को शीट चाहिए कोऑर्डिनेट की? कोई छूट तो नहीं गया बच्चा? या आखिरी दिन बट रही है कोऑर्डिनेट की शीट? समझ में आ गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? तो क्या हमको इसके लिए फिगर विगर बनाना पड़ेगा? एक ही बार में तो हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया था। a की वैल्यू 4 आ गई, तो 4,0 एक कोऑर्डिनेट हो गया जो x अक्ष पर कटे बिंदु का निर्देशांक है, और 0,3 हो गया ये आपका y अक्ष पर कटे बिंदु का निर्देशांक हो गया। डायरेक्ट आप आंसर यहां से दे सकते हैं। क्लियर है? आप लोगों को आ रहा है समझ में? कितने बच्चे पहले दिन कोऑर्डिनेट आज पढ़ रहे हैं, वो हाथ उठाएं। आप लोग क्यों छूट जाता है? आप लोगों का न्यू स्टूडेंट है क्या? हाँ, ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? इंटर तक मैथ पढ़े होंगे तब तो आ ही रहा होगा तेजी से। चलिए आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 के बाद आ जाइए 20। 20 नंबर का क्वेश्चन है, रेखा ax प्लस बी वाई बराबर c। एक तरीका और था, निर्देशांक चाहिए था ना इसका, तो एक तरीका और था, बस बता दे रहा हूं मैं, कराऊंगा नहीं। सुनिए, x अक्ष पर कटे बिंदु का निर्देशांक चाहिए, तो आप जानते हैं कि x अक्ष पर अगर ये रेखा काटेगी तो वहां y बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। तो 4,0 एक कोऑर्डिनेट हो गया। हो गया? ये भी तरीका है। हम जानते हैं कि ये रेखा अगर x अक्ष पे काट रही है तो x अक्ष पे कटे बिंदु का निर्देशांक कैसे पता चलेगा? सीधे y बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। ये भी तरीका है। y बराबर 0 रहेगा ही वहां पर। आप देख भी रहे थे कि x अक्ष पर कटे बिंदु के निर्देशांक में y की वैल्यू क्या हो रही थी, 0। तो यहीं पर y की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 आ जाएगी। अगर ये रेखा y अक्ष पे काट रही है तो y अक्ष पे कटे बिंदु का निर्देशांक आपको कैसे पता चलेगा,
आप सीधे रख दीजिए x बराबर 0, क्योंकि y अक्ष पे x बराबर 0 ही होता है, वो रखेंगे तो सीधे y की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 होगी। तो 0,3 ये कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब पेन तक नहीं उठाया, डायरेक्ट आंसर आपने कर दिया। ये भी तरीका है, लेकिन हम लोग को डील करना है इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ ही, तो सारा आपका कंसंट्रेशन इसी पे होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाकर कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल ले, ए और बी की। जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो आराम से आपको कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएंगे। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है 20th नंबर का क्वेश्चन है, 20वां। रेखा दिया गया है ax प्लस बी वाई बराबर c, जहां a एवं b दोनों धनात्मक संख्या है के ग्राफ और निर्देशांक अक्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, तुरंत इसको अंतःखंड रूप में ले आइए। अंतःखंड रूप में लाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, तो c से क्या कर देंगे भाग, ax बाई सी प्लस बी वाई बाई सी इज इक्वल टू सी बाई सी, सी बाई सी क्या हो गया, ये 1 हो गया। बच्चों आप हमको बताइए कि क्या ये अभी अंतःखंड रूप में आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ax बाई सी है, x बाई समथिंग होना चाहिए और ये y बाई समथिंग होना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बाई सी बाई ए लिख सकते हैं, प्लस y बाई सी बाई बी बराबर 1 लिखा जा सकता है, बताइएगा। x बाई सी बाई ए प्लस y बाई सी बाई बी बराबर कितना हो गया, 1। है कोई डाउट, सीधे हो गया किसके बराबर, 1 के बराबर। है कोई समस्या, बोलिएगा। तो बच्चों अब अगर इसका हम फिगर बनाए इस तरीके से, तो क्या ये डिस्टेंस c बाई ए होगी, क्या ये डिस्टेंस c बाई बी होगी, होगी कि नहीं होगी। भाई ये आपका x अंतःखंड है और ये आपका y अंतःखंड है, तो ये डिस्टेंस c बाई ए हो गई और ये डिस्टेंस आपकी c बाई बी हो जाएगी। तो बोला गया है कि इसके ग्राफ और निर्देशांक अक्षों मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि x अक्ष और y अक्ष है से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इस रेखा के ग्राफ और निर्देशांक अक्षों से घिरा त्रिभुज यही तो है बच्चों, यही तो है ये त्रिभुज, और ये निश्चित रूप से एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दिखाई दे रहा है कि ये जो निर्देशांक अक्ष होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, वो क्या होते हैं, 90 डिग्री पर अटैच होते हैं। आ रही बात समझ में, कोऑर्डिनेट कम समझ में आ रहा है क्या आपको, हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसको ध्यान दीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि अगर शुरुआत से आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप रूम पे इसको पढ़ ही नहीं रही होंगी, क्यों नहीं ले पाई थी, उसको कवर क्यों नहीं किया आपने, वो अलग बात है, नहीं ले पाए क्लास या कुछ भी, वो उससे हमको मतलब नहीं है। अब एक एक चीज इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कहीं कुछ कोई भी चीज छोड़ रहा हूँ, बहुत बेसिक से एक एक चीज बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमको पता है कि कोऑर्डिनेट में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कोऑर्डिनेट का सी तक नहीं जानते, ठीक है, इस वजह से हम इतना बेसिक से बता रहे हैं। और जिन्होंने पहली क्लास छोड़ रखी है उनको जब पता ही नहीं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये आपके निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, ये सब मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि नहीं आप लोगों को। ये निर्देशांक अक्ष है, इसी में अगर डाउट है किसी को तो वो कहां समझ पाएगा। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष निर्देशांक अक्ष हो गया। तो बोला गया इसके ग्राफ यानी कि ये जो रेखा खींची गई है और निर्देशांक अक्षों यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया आपको क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, ये इसका आधार हो जाता है, आधार हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये फॉर्मूला होता है। आधार देखिए अगर इसको ले लिया तो शीर्ष से जो ये लंब डाला गया है यही किसका काम करती है, किसका काम करता है, ऊंचाई का। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर आपने इसको आधार बोला है तो इस पे लंब कौन सी है, ये भुजा ही तो लंब है, तो ये किसका काम कर जाएगी, ऊंचाई का। तो लंबवत भुजाएं ही ये एक दूसरे पर लंबवत है। परपेंडिकुलर लंब का मतलब पता है क्या होता है, 90 डिग्री पर ये अटैच है दोनों एक दूसरे से, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है। क्लियर है। अब देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, अगर ये आधार है
तो ये इस पे लंब हो जाएगा, यानी कि यही क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो यहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, आधार कितना c/a, और ऊंचाई कितना c/a। तो क्या आएगा बताइए, c² ये बच्चों आपका आंसर है, c² 2ab। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। क्या है, एकदम निकाल लेंगे, वो भी आएगा, आगे कराऊंगा। एरिया का हाथ सारा पैटर्न मैं आपको कराऊंगा। सरजू चौधरी एकदम दिमाग लगाए बैठे हैं। ठीक है, सरजू चौधरी कहाँ रहते हैं बाबू आप? यहाँ फोर्टगंज में। और कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती। ठीक है, चलिए, कब से तैयारी कर रहे हैं सरजू चौधरी? लॉकडाउन में तैयारी शुरू किया आपने। ठीक है, इस बार का टारगेट CGL CHSL है कि नहीं? ग्रेजुएशन नहीं हुआ, ठीक। CHSL 18 साल के हो गए ना? CHSL का फॉर्म भरे हैं? हाँ ठीक है। क्या है, क्या हंस रहे हैं आप लोग? मजा मिल गया आप लोग को? अब दांत दिखाना बंद करिए। चलिए आगे देखिए। तो बच्चों क्या कह रहा था मैं? अगला क्वेश्चन 21। रेखा, सेम क्वेश्चन है। रेखा 8x + 15y = 120 तथा अक्षों से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप चाहें तो इसका क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, c² में बताइए 2ab। डायरेक्ट उसमें मान डाल दीजिए किसका, आपका a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 15 है और c की वैल्यू 120 है। डायरेक्ट इसमें मान डाल देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि इस तरीके से फॉर्मूले से आप करें। ठीक है, हाँ ठीक है, हम वही बोलेंगे कैसे हमेशा हम कराते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आइए, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आएंगे a और b की वैल्यू दिखेगी, a और b की वैल्यू जो दिख रही है सीधे सीधे उसी का गुणा करके आधा कर दीजिए, उसी का गुणा करके क्या करिए, आधा कर दीजिए, बस काम कंप्लीट। यही तो पैटर्न है बच्चों, जो इंटरसेप्ट फॉर्म में a और b की वैल्यू आ रही है वही लंबवत भुजाओं की माप होगी, तो उनका गुणा करके 1/2 कर दीजिए, तो हो तो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। वही काम तो यहां भी किया है, सेम वही काम देखिए यहां भी हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आधार हो गया तो ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आइए देखिए, मैं कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। बच्चों देखिए क्या है आपका 21, 8x + 15y = 120। तो आप तुरंत 120 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये x/, कितना आ रहा है, 15 + y/8 = 1 आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए 1/2 आधार गुणे क्या करेंगे, ऊंचाई कितना, यूनिट स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट देनी है तो क्या देंगे, यूनिट का स्क्वायर। ये हो गया। कोई डाउट किसी को? फिगर बनाना हो तो यही तो फिगर बनेगा आपका, फिगर बनाना हो तो यही तो फिगर बनेगा। देखिए ये 15 हो गया और ये 8 हो गया, ये 90 डिग्री, यही तो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। वही फॉर्मूला तो लगा है एक बार में, लेकिन जो हमने अभी प्रूव किया था c² में 2ab, उसमें भी मान डालेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन जरूरत है नहीं। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। आइए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 22। बोला गया है एक रेखा दी गई है 5x + 7y = 35 और एक रेखा है आपकी 4x + 3y = 12 एवं अक्ष x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, दो रेखाएं दी गई हैं और एक अक्ष की बात बोला है, तो हो गई ना 3 रेखाएं, और 3 रेखाओं से ही तो त्रिभुज का निर्माण होगा।
बताइए, ये दो रेखाएं दी गई हैं और एक बोल दिया है एक्स अक्ष, तो इन्हीं तीन रेखाओं से किसका निर्माण होगा? त्रिभुज का निर्माण होगा। तो फिगर देखिए इस तरीके से हो सकता है, कई सारे सिस्टम में बनने के, हो सकता है फिगर ऐसे हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अक्ष बोल दिया तो उसी अक्ष को आधार बनाते हैं। बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। फिगर हो सकता हो ऐसे हो सकता हो फिगर क्या हो, ऐसे हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फिगर त्रिभुज के बनने के बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, हमको उसमें जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं दी गई हैं और एक एक्स अक्ष दिया गया है। तो एक्स अक्ष को ही हम क्या मानेंगे? अपना आधार मानेंगे। तो जब एक्स अक्ष को आधार मान रहे हैं तो दोनों के एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, बाई 35 बाई 35 बाई 35 बाई 12 बाई 12 बाई 12। इसका एक्स ही इंटरसेप्ट केवल निकालेंगे, बाई इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे, केवल एक्स इंटरसेप्ट। कितना आया? 7। और ये कितना? 3। बस ज्यादा कैलकुलेट मत करिए, 7 और 3 लीजिए। तो अगर रफ फिगर बनाया जाए, बाबू ध्यान दीजिएगा, रफ फिगर अगर बनाए तो इस तरीके से फिगर बना, ये कितना है इंटरसेप्ट? 7, और ये कितना है? 3। क्या है? 3। बताइएगा, रफ फिगर अगर देखा जाए तो हमको नहीं पता कि यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि इस तरीके से आधार तैयार होगा इसका। यहाँ ये बिंदु आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ये यहाँ पर 7 तक पहुंचेगा और ये बिंदु कहाँ तक? 3 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो अगर हम त्रिभुज का आधार निकालना चाहें तो क्या दोनों का अंतर ले लेने से त्रिभुज का आधार नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? 4 डायरेक्ट। तो हम सीधे कह सकते हैं कि अगर आधार एक्स अक्ष है तो रेखाओं के एक्स इंटरसेप्ट का अंतर ही त्रिभुज का आधार होगा। नहीं समझे? अगर आधार इसका एक्स अक्ष है, त्रिभुज का आधार एक्स अक्ष है, तो रेखाओं के एक्स इंटरसेप्ट का अंतर ही क्या होगा? त्रिभुज का आधार होगा। आप देख ही रहे हैं दोनों रेखाओं का एक्स इंटरसेप्ट ऐसे ही तो आएगा। ये 7 आया और ये 3 आया, तो यहां से यहां तक ये कितना जाएगा? 7 तक। यहां से यहां तक कितना जाएगा? 3 तक। तो इसका अंतर कितना आया? 4 आया। तो एक्स इंटरसेप्ट का अंतर ही त्रिभुज का क्या होता है? आधार होता है। अगर आधार एक्स अक्ष लिया गया है तो लिख लीजिएगा, यदि आधार एक्स अक्ष है, यदि आधार एक्स अक्ष है तो रेखाओं के एक्स इंटरसेप्ट का अंतर ही, एक्स इंटरसेप्ट का अंतर ही त्रिभुज का आधार होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का आधार क्या हो गया? सीधे 7 - 3 करेंगे, कितना आया? 4। अब त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें, अगर ऊंचाई की बात करें हम, तो फिगर ऐसे ही बन रहा है। ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काटेंगी, हमें कंफर्म नहीं है कि यहीं काटेंगी, लेकिन काटेंगी। तो देखिए x और ये कॉमा क्या होगा? y। ठीक, ये जो पार्ट होता है यही किसका काम करता है? ऊंचाई का। कंफर्म है? ये किसका काम करता है? ऊंचाई का। भाई दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद तो करेंगी, और रेखा से सामने, सॉरी, प्रतिच्छेद बिंदु से सामने लंब डाल दीजिए, यही लंब किसका काम करेगा? ऊंचाई का। तो ये त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये त्रिभुज की हो गई ऊंचाई। और ये ऊंचाई किसके बराबर है? क्या y के बराबर है? बता दीजिए। ये डिस्टेंस क्या होती है? y ही तो होती है। तो क्या ये h जो है ऊंचाई y के बराबर है? तो लिख लीजिएगा, यदि आधार x अक्ष है तो दोनों रेखाओं के यदि आधार x अक्ष है तो दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का y दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का y त्रिभुज के ऊंचाई का काम करता है। तो 5x + 7y = 35 तथा 4x + 3y = 12 को हल करने पर, बोलिए बच्चों, हल करेंगे तो y बराबर कितना आ रहा है?
हल करके y बराबर बताइए कितना आ रहा है। हमको y चाहिए केवल, x से हमको क्या मतलब। हमारा ऊंचाई कौन बना है, ये y ही तो ऊंचाई बनेगा। कितना आ रहा है, हमें बटा में बता दीजिए कितना आ रहा है। 80/13, गुड। 80/13, x की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट यहां नहीं रहेगा, रहेगा यहां, लेकिन उसमें y अभी भी 80 क्या रहेगा, 13 ही रहेगा। ये तो रफ फिगर है, रफ फिगर से हमको क्या मतलब, ठीक है। ये पॉइंट यहां ना होके यहां रहेगा वास्तविकता में, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन x से हमको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो ये ऊंचाई हो गई, h बराबर हो गया 80/13। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे 1/2, आधार आधार यानी कि 4 गुणे ऊंचाई 80/13, तो कितना आएगा 160/13। यही आ रहा है इस तरीके से। क्लियर है बच्चों। देखिए अब इसको आप अच्छे से जाइए दोहराइए, मुझे लगता है डाउट होगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, हाथ उठाइए। कम लोगों को क्लियर हुआ, बहुत लोगों को डाउट होगा। कल करवाऊंगा, आज नहीं अब, ठीक है। लीजिए आज नहीं कराऊंगा, अब क्लास आपकी कल चलेगी। इसको दोहरा लीजिएगा अच्छे से, बच्चियां पहले जाइएगा, बच्चे उसके बाद। कल ये कंप्लीट कर दूंगा एरिया वाली चीज।